हेलो दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल रीजनेबल स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ज्यामिति। आज से हम ज्यामिति पर आधारित एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें शुरू से लेकर और अंत तक आपको ज्यामिति के आसान से लेकर मुश्किल तक जितने प्रश्न हैं वह सब हल करना बताएंगे। इसलिए हमारी इस पूरी सीरीज को ध्यान से देखिए और ज्यामिति के प्रश्नों पर अपनी समझ और हमें विश्वास है कि यह पूरी सीरीज देखने के बाद आपको जो ज्यामिति से डर लगता है वो डर आपका निकल जाएगा। तो आइए, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो ज्यामिति को शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ हैं, उनके बारे में हम जानकारी करते हैं। पहला है बिंदु। बारीक पेंसिल द्वारा लगाया गया सूक्ष्म चिन्ह जिसमें न तो लंबाई होती है और न ही चौड़ाई होती है। इसे अंग्रेजी के बड़े अक्षरों द्वारा इंगित किया जाता है। तो जो बिंदु है किसी भी पेंसिल द्वारा लगाया गया एक चिन्ह है जिसमें ना लंबाई होती है और ना ही चौड़ाई होती है। जैसे यहाँ बिंदु P दिया हुआ है और एक बिंदु और है जो बिंदु S है। तो यहाँ हम इसे बिंदु नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें लंबाई भी है और चौड़ाई भी है, जबकि बिंदु में न तो लंबाई होती है और न ही चौड़ाई होती है। तो इसलिए हम इसे बिंदु यह कहना उचित नहीं होगा। रेखाखंड। दो बिंदुओं को चौड़ाई रहित लंबाई से मिलाने पर जो आकृति प्राप्त होती है उसे रेखाखंड कहते हैं। इसे AB को ऊपर एक रेखा खींचेंगे तथा या BA द्वारा व्यक्त करते हैं। इसके दो अंत बिंदु जिन्हें एंड पॉइंट कहते हैं होते हैं, इसलिए इनकी लंबाई को ज्ञात किया जा सकता है। यहाँ पर दो बिंदु हैं A और B और इन दोनों बिंदुओं को मिला दिया गया है। जो मिलाते समय हमें ध्यान रखना है कि जो लंबाई है वह चौड़ाई रहित हो, कि चौड़ाई उसमें शून्य के बराबर हो। जैसा हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ A और B दो बिंदु हैं। अब हम इन्हें मिलाते हैं तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ जो हमने मिलाया है तो इसमें चौड़ाई है। तो इसे हम रेखाखंड नहीं कहेंगे क्योंकि जो रेखाखंड की लंबाई होती है वो चौड़ाई रहित होती है, इसमें चौड़ाई ना के बराबर होनी चाहिए। तो हम इसे जो है इसे रेखाखंड नहीं कहेंगे। इसका जो नाम है AB, हम इसे A और B रेखाखंड है तो इसके ऊपर एक बार रेखा लगाते हुए या BA भी लिख सकते हैं, उसके ऊपर भी हम बार का मतलब है यहाँ रेखाखंड। यह BA के ऊपर लगा हुआ जो निशान है वो यह बताएगा कि यह एक रेखाखंड है। इसके दो एंड पॉइंट होते हैं। एंड पॉइंट का मतलब ये A से शुरू हुआ है और B पर अंत हो चुका है इसका, तो इसलिए इसके दो अंत्य बिंदु हैं और हम रेखाखंड AB को माप सकते हैं। हमारा जो अगला हेडिंग है वह है रेखा। तो रेखा जो रेखाखंड है उस रेखाखंड के दोनों अंत्य बिंदु, जैसे यहाँ A और B दो अंत्य बिंदु हैं, उन दोनों अंत्य बिंदुओं को अपनी अपनी दिशा में अनंत तक अगर बढ़ा दें तो हमें जो प्राप्त होगा वह एक रेखा होगी। और इस रेखा को लिखने के लिए हम इसका नाम AB ये रेखा है क्योंकि यहाँ इस पर दो बिंदु दिए हुए हैं, इसलिए इसे हम AB रेखा कहेंगे और इसके ऊपर हम दोनों ओर तीर का निशान लगाएंगे। इसका मतलब है कि जो रेखाखंड था उसमें दोनों ओर तीर के निशान नहीं लगाते, परंतु जब रेखा होती है तो उसमें दोनों ओर तीर के निशान लगाते हैं, जो यह निरूपित करता है कि इसका विस्तार दोनों ओर हो सकता है।
परंतु अगर रेखा का विस्तार दोनों ओर हो और दो बिंदु ना दिए गए हों तो हम उसे अंग्रेजी के स्मॉल लेटर के रूप में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक रेखा खींची हुई है और हमने उसे एल से निरूपित किया है। उपरोक्त से कुछ निष्कर्ष निकलते हैं। जैसे रेखा की निश्चित लंबाई नहीं होती क्योंकि इसके दोनों विपरीत दिशाओं में अपरिमित विस्तार होता है। रेखा का कोई भी अंत्य बिंदु नहीं होता, यानी कि इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, ये अनंत तक होते हैं। रेखा का अभिप्राय संपूर्ण रेखा से होता है, न कि उसके किसी एक भाग से होता है। रेखा के किसी भाग को ही रेखाखंड कहते हैं। हमारा अगला हेडिंग है, जो रेखाएं थी उनके कुछ प्रकार हैं। पहला जो प्रकार है वो सरल रेखा है। तो जब रेखा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बिना दिशा बदले जाती है तो उसे हम सरल रेखा कहते हैं। जैसे ये AB रेखा है जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बिना गई है तो यह सरल रेखा है। हमारा जो दूसरा बिंदु है वह है वक्र रेखा। तो वक्र रेखा हम उसे कहते हैं जब रेखा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक दिशा बदलते हुए जाती है। जैसे यहाँ A बिंदु से प्रारंभ हुई और B बिंदु तक कभी ऊपर की ओर कभी नीचे की ओर होते हुए वह B स्थान तक पहुँचती है, तो यह रेखा वक्र रेखा कहलाएगी। इसे हम टेढ़ी मेढ़ी रेखा भी कहते हैं। इसी प्रकार ये भी एक वक्र रेखा है जो बिंदु A से प्रारंभ होकर बिंदु B तक पहुंचती है। इसे भी हम वक्र रेखा ही कहेंगे। अगला हेडिंग है समांतर रेखाएं। वे रेखाएं जिन्हें हम दोनों ओर अनंत तक बढ़ाएं और वो कहीं भी एक दूसरे को न मिलें, वो समांतर रेखाएं कहलाती हैं। जैसा चित्र में दिखाया गया है कि ये रेखाएं समांतर रेखाएं हैं। यहाँ हम इन्हें नाम दे सकते हैं L, M और N। तो ये कह सकते हैं L, और ये जो निशान हैं दो खड़ी रेखाएं वो समांतर को दर्शाते हैं। L समांतर M और M समांतर N, क्योंकि यहाँ ये रेखाएं एक दूसरे से कहीं भी नहीं मिलती हैं। इन्हें दोनों ओर तक अनंत तक बढ़ा दें तो भी इनके बीच की दूरी समान रहती है। यहाँ पर जो इनके बीच की दूरी है और यहाँ पर जो बीच की दूरी है वो समान है, इसलिए ये समांतर रेखाएं हैं। इसे हम दो रेखाएं और खींचते हैं, जैसे ये रेखाएं हैं और क्या ये समांतर हैं, इन्हें देखने के लिए हम दोनों को आगे तक बढ़ाते हैं तो ये दोनों यहाँ आकर प्रतिच्छेदित हो जाती हैं, यानी कि मिल जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये रेखाएं समांतर नहीं हैं। अगला हेडिंग है प्रतिच्छेदी रेखाएं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, जैसे यहाँ पर रेखा AB और ये रेखा CD हैं, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु O पर काटती हैं या प्रतिच्छेदित करती हैं, तो इन्हें प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं, क्योंकि एक दूसरे को काटती हैं या प्रतिच्छेदित करती हैं, इसलिए प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। और जिस बिंदु पर ये काटती हैं उसे हम प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं। यहाँ पर O प्रतिच्छेदी बिंदु है और ये रेखाएं AB और CD प्रतिच्छेदित रेखाएं कहलाती हैं। हमारा अगला हेडिंग है समगामी रेखाएं। 3 या 3 से अधिक रेखाएं समगामी रेखाएं कहलाती हैं।
यदि वह एक ही बिंदु से होकर गुजरती है। जैसा चित्र में दिखाया गया है, रेखा AB, रेखा CD, रेखा EF और रेखा PQ एक ही बिंदु M पर विभाजित होती हैं, इसलिए ये रेखाएं संगामी रेखाएं कहलाती हैं और इस बिंदु को हम संगामी बिंदु कहते हैं। जब सभी रेखाएं एक ही बिंदु पर विभाजित होंगी तो वह संगामी बिंदु कहलाएगा, और अगर एक ही बिंदु से होकर जाएंगी तो हम संगामी रेखाएं कहेंगे। हमारा अगला हेडिंग है तिर्यक रेखा या अनुप्रस्थ रेखा। तिर्यक रेखा एक ऐसी रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न स्थानों पर काटती है। जैसे ये रेखाएं L, M, N रेखाएं हैं और इन्हें कोई T रेखा भिन्न भिन्न स्थानों पर काटती है या प्रतिच्छेदित करती है तो T रेखा तिर्यक रेखा होगी। तिर्यक रेखा। यहाँ ये दो रेखाएं हैं और इन दोनों रेखाओं को ये रेखा भिन्न भिन्न स्थानों पर काट रही है, इसलिए ये है तिर्यक रेखा है। यहाँ दो रेखाएं हैं AB, CD और इन दोनों रेखाओं को जो है ये रेखा काट रही है, जिसे हम T नाम देंगे। तो यह T तिर्यक रेखा नहीं है, क्योंकि जैसा बताया गया है कि वह दोनों रेखाओं को भिन्न भिन्न स्थानों पर प्रतिच्छेदित करना चाहिए, परंतु यहाँ T दोनों को एक ही स्थान पर प्रतिच्छेदित कर रहा है, इसलिए यहाँ यह तिर्यक रेखा नहीं है, अपितु यहाँ पर संगामी रेखा है, इसलिए हम इसे तिर्यक रेखा नहीं कहेंगे। तिर्यक रेखा के लिए प्रत्येक रेखा को अलग अलग स्थानों पर प्रतिच्छेदित करना चाहिए। और अगला हेडिंग है किरण। रेखा का वह भाग जो एक बिंदु से प्रारंभ होता है और एक दिशा में अनंत तक जाता है उसे हम किरण कहते हैं। जैसे इसका A से प्रारंभ हो रहा है और अनंत तक जा रहा है B की ओर, तो हम इसे AB किरण कहेंगे। और किरण के लिए हम एक तीर का निशान लगाएंगे जिस ओर को वह जाती हुई होगी, जैसे प्रकाश की किरण होती है। इसे हम दूसरी किरण O से प्रारंभ करके और P तो हम इसे OP लिखेंगे जैसा चित्र में दर्शाया गया है। इसका एक प्रारंभिक बिंदु होता है जिसे हम स्टार्टिंग पॉइंट कह सकते हैं, और एक अनंत की ओर जाती है एक बिंदु। संरेख बिंदु किसी तल में बहुत सारे बिंदु हैं, यहाँ जैसा चित्र में दर्शाया गया है, और हम यहाँ से एक रेखा गुजार रहे हैं। इस रेखा पर जितने बिंदु आए हैं वह सभी बिंदु संरेख बिंदु होंगे, या ये कह सकते हैं कि किसी एक सरल रेखा पर स्थित सभी बिंदु संरेख बिंदु होते हैं। जैसे यहाँ यह बिंदु है, यह बिंदु है, यह बिंदु है, यह बिंदु है, ये बिंदु है, ये सभी बिंदु संरेख बिंदु होंगे। वे या तो एक सरल रेखा में होने चाहिए या किसी एक सरल रेखा पर स्थित हों, तभी वे संरेख बिंदु कहलाते हैं। अगला हेडिंग है बंद आकृति और खुली आकृति। जब आकृति का प्रारंभिक बिंदु और अंत्य बिंदु संपाती हो, अर्थात कोई आकृति है, हमने
एक आकृति बनानी शुरू करी। ए बिंदु से शुरू की और ये एक अंतिम बिंदु जो अंत्य बिंदु है वो भी बी यहीं ए पर स्थित है, तो यह कहलाएगा कि इसका प्रारंभिक बिंदु और अंत्य बिंदु संपाती हैं, इसलिए यह बंद आकृति है। जैसे हमने ए से शुरू किया, बी तक रेखाखंड खींचा, फिर बी से शुरू किया, सी तक रेखाखंड खींचा और सी से रेखाखंड हम फिर ए तक पहुंच गए और इसका अंतिम बिंदु ए है, इसलिए यह भी बंद आकृति है। यदि हमने कोई ए से शुरू किया आकृति बनाना और वो बी तक गया जो संपाती नहीं है, तो यह हमारी खुली आकृति होगी, बंद आकृति नहीं होगी। जैसे हम इसे इस त्रिभुज के माध्यम से भी समझ सकते हैं। यह है ए, यह है बी, ये सी और यहाँ एक बिंदु आ गया डी, तो इसका प्रारंभिक बिंदु और अंत्य बिंदु संपाती नहीं है, इसलिए यह बंद आकृति नहीं बल्कि खुली आकृति है। बंद आकृतियों का अभ्यंतर और उसका बाह्य भाग। बंद आकृति के अंदर के क्षेत्र को हम अभ्यंतर क्षेत्र, जैसे यहाँ पर आकृति ए बी सी दी हुई है, तो ए बी सी के अंदर का जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र जितने क्षेत्र पर डॉट डॉट है, यह क्षेत्र उसका अभ्यंतर क्षेत्र होगा तथा बाकी क्षेत्र यह बाह्य क्षेत्र होगा। जैसा यहाँ वृत्त दिया गया है, इसमें एक बिंदु P है, तो ये बंद आकृति के अभ्यंतर क्षेत्र में है तथा यह S बिंदु इसके बाह्य क्षेत्र में है। उसी प्रकार यहाँ जो एक चतुर्भुज दिया है, इसमें जो ये छायांकित भाग है, यह छायांकित भाग इसका अभ्यंतर भाग है तथा बाहरी जो क्षेत्र है वह बाह्य भाग है। प्रयोग से कुछ निष्कर्ष और निकले हैं, उन्हें देखते हैं क्या क्या निष्कर्ष हैं। एक बिंदु से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। कोई बिंदु है तो उस बिंदु से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। असंख्य का मतलब अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है। दो बिंदुओं से होकर जाने वाली केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। जैसे बिंदु यहाँ ए और बी है, तो इन दोनों बिंदुओं से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है और कोई रेखा नहीं खींची जा सकती है। और केवल एक समतल खींचा जा सकता है या एक तल बनाया जा सकता है। आप किसी भी प्रकार इसे बनाएं, यही आकृति बनेगी। तो इसे हम कह सकते हैं कि तीन असंरेख बिंदु, वो जो एक रेखा में ना हो, उनसे केवल एक समतल खींचा जा सकता है। तल वह है जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, उसमें ऊंचाई नहीं होती है, इसलिए उसे हम तल कहते हैं। तो आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हम इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए तथा ऐसी ही और अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।